तो गाइस, आप सभी का स्वागत है थाल एजुकेटर में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप अपना टॉपिक डिमांड कीजिए, आप मुझको मैसेज कीजिए और आपके टॉपिक को यहाँ बताया जाएगा और यहाँ समझाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट का मेरे व्हाट्सएप पे आया रिक्वेस्ट कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मैं स्टार्ट आज करूँगा। जो 10th क्लास का जो चैप्टर है एनसीईआरटी से वो स्टार्ट करूँगा और उम्मीद है कि आपको कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते स्टार्टिंग में। तो मेरा नाम आकाश सर है और आप सबों के सामने मैं हाजिर हूँ। और अपना टॉपिक आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। तो आज से मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, उसको भी लिखते हैं क्योंकि थोड़ा समझने वाली सी बात है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति है क्या? जैसे ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ट्रिग्नोमेट्री में ये ब्रेक होता है ट्राई, यहाँ पे गोनो एंड मेट्री, यहाँ पे त्रि, कोण एंड मिति। इसका मतलब मीनिंग हो जाता है 3। इसका मीनिंग जो ग्रीक वर्ड्स है, अगर इसको हम ग्रीक वर्ड में समझे, गोनो मीन्स इसका ये रिप्रेजेंट करता है साइड, और जो मेट्री होता है ये बताता है मेजरमेंट को, मापन को। मेजरमेंट को बताता है। 3 साइड्स के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे, ये इंग्लिश वाले के हिसाब से। अब हिंदी वाले में आ जाते हैं। हिंदी वाले में 3 का मतलब 3 हुआ, सही जवाब। कोण का यहाँ एंगल डिनोट करता है, और मिति ये मेजरमेंट मतलब मापन करता है, मापन। तो यदि हम 3 साइड्स की मेजरमेंट, 3 एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में अगर जहाँ हम पढ़ते हैं, वो ब्रांचेस जिस मैथमेटिक्स से जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी एक साइड हो जाता है कि भाई सर यहाँ पे 3 साइड, यहाँ पे एंगल, इसी का तो हिंदी रूपांतरण है, तो यहाँ पे साइड यहाँ पे एंगल में क्यों बोल रहे हैं? देखिए दोनों सेम ही चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें 3 साइड्स होना चाहिए, मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ और 3 साइड्स में क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ ABC, 3 साइड्स, 1 2 3 साइड्स। तो यहाँ 1 2 3 साइड्स है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ 3 साइड्स से 3 ही एंगल क्रिएट होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। तो 3 साइड बोलो या 3 एंगल बोलो, बात एक ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति बात एक ही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करने से पहले और आगे मैं बात करूँ उससे पहले 1-2 चीज़ और आपको इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे बेस के बारे में। बेस हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी बेस क्या है? जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में होंगे। तो इसमें बेस के बारे में आपको जानकारी लेना होगा, बेस के बारे में जानना होगा। तो पहले मैं ये बता दूँ कि बेस किसको बोलेंगे, ये बेस बनता कैसे, ये कुछ मैं बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये अगर मैं इस पे बोलूँ आपसे ABCDQRXYZ, अगर मैं इस पे बोलूँ कि इसमें बेस कौन सा है, आधार कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें AB बेस हो गया, इसमें सर PQ बेस हो गया, या आप बोल सकते हैं QP ये बेस हो गया, और इसमें आप बोलोगे X और Y बेस हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सही हो सकता है, लेकिन इसमें सरासर गलत है, ये बेस नहीं है। अगर आप चाहोगे सर BC को बेस ले ले, तो ये भी गलत है, ये भी बेस नहीं है, ये भी बेस नहीं, ये भी बेस नहीं है। इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस बोलोगे, ये सही चलेगा, इसके बारे में और मैं डिस्कस करूँगा। ये इसका कुछ हद तक सही है, ये भी सही नहीं है। आप इसको बेस डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, आप इसको बेस बोल सकते हो ना इसको बेस बोल सकते हो, नहीं। तो बेस होने का क्राइटेरिया होता क्या है, कैसे हम बोलते हैं कि वो बेस है? तो देखिए बेस होने का क्राइटेरिया ये होता है
कि उसका जो वर्टेक्स होता है, उस ट्रायंगल का जो भी वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर एक लाइन की उस जिस साइड पे आता है वो उसका बेस कहलाता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से इस वर्टेक्स से एक सीधी लाइन में खींचूँ और जो BA पे आएगा, जो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसको मैंने दे दिया D लाइन, जो CD परपेंडिकुलर टू AB, मतलब जो ये लाइन, ये 90 डिग्री यहाँ क्रिएट एंगल हो रहा है, तो जो 90 डिग्री वाला लाइन जिस लाइन पे, जिस साइड पे, जिस भुजा पे आता है उसी को हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि यस सर, अभी मेरा बेस कौन सा है, AB है। क्या हम BC को बेस बोल सकते हैं? नहीं नहीं, BC को बेस हम लोग अभी नहीं बोलेंगे। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक, जब तक ये यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री लगाएंगे, उसके ऊपर गिराएंगे, लंब को गिराएंगे, परपेंडिकुलर को गिराएंगे, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे BC बेस है। फिर सेम वही कि यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ कि सर AC यहाँ बेस है। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में तीनों का तीनों बेस आधार बन सकता है। उसके लिए पहले आपको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। विदाउट परपेंडिकुलर यू कैन नॉट डिसाइड विच वन इज़ द बेस। अच्छा, इसमें हाँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आया तो आप कह सकते हैं कि सर ये बेस है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये इधर से आया परपेंडिकुलर तो ये बेस हो सकता है। दोनों सही है। चलिए इसमें कैसे करेंगे बेस, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक तरीका और है इसका करने का कि मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ ऐसे, और ऊपर से परपेंडिकुलर ऐसे लेके आ जाऊँ। तो अब हम बोल सकते हैं कि सर ये वाला बेस आ गया पूरा का पूरा, जिसको मैंने Y लिया था। एक तरीका और है इसमें कि आप इधर ना लेकर के आप यहाँ करो, इसको टुक 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 टुक, इसको ले लीजिए 90 डिग्री। तो अब आपका जो बेस बन जाएगा वो बन जाएगा X और Z, XZ बेस आपका बन जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया हो कि जो बेस बनने का जो क्राइटेरिया होता है कि हम परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर लंब जो आता है वो साइड कहलाता है बेस। यहाँ हम लोग कंप्लीट किए बेस का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम पूरे इस क्लास में, यहाँ तक कि जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास चलेगा तब तक आपको कहीं ना कहीं उसका यूज़ कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ज़रूर होगा। तो हम अभी देखेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो वो आप लोग आई थिंक से 8 क्लास 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जैसे देखिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं या सिद्धांत, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ किया जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, नाम दे दीजिए A, B एंड C। यहाँ ये 90 डिग्री होगा। इसमें एक कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं उस बातों को इसके बाद में बताता हूँ। ये आपका हो गया हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा। ये इसको बेस लेंगे जिसको हम B से डिनोट करेंगे। अभी नॉर्मल यही समझो आप, इसके मैं बात बताऊंगा उसके बाद। परपेंडिकुलर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू प्लस में बेस स्क्वायर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने परपेंडिकुलर 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, तो हाइपोटेनस क्या होगा? तो मैं यहाँ से हाइपोटेनस को निकालूंगा तो पी स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 9, हो जाएगा 16। तो ये होगा 25 दैट मीन्स एच स्क्वायर h इज इक्वल टू √25 दैट मीन्स वी विल गेट 5। तो ये हमारा जो हाइपोटेनस हो गया वो 5 हो गया। और कोई और नंबर लेके चलते हैं, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला हाइपोटेनस मैंने 10 ले लिया, परपेंडिकुलर मैंने 8 ले लिया, और मेरे को बेस निकालना है। वो कैसे मैं निकालूंगा? फॉर्मूला यही भाई साहब, यही इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 10 का स्क्वायर इक्वल टू पी 8 स्क्वायर प्लस बी मेरे को निकालना है। 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर 8 8 64, बी स्क्वायर मेरे को निकालना है। नेक्स्ट
अगर ये 64 है, ये मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो वो हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये 100 माइनस 64 करूँगा आएगा 36, 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से b का वैल्यू निकालूंगा तो 36 इज इक्वल टू होगा b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 6, यानी इस बार हमारा जो बेस का वैल्यू है वो आ जाएगा 6। इस टाइप का हम निकालते, जो आप लोग 9 क्लास में 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मेरा बताने का मोटो ये नहीं था, मैं अब बस आपको केवल रिकैप करवा दे रहा हूँ कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग कुछ कुछ कनेक्टिविटी या कुछ कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल नहीं बोल सकते, हाँ कुछ कुछ एंगल्स आ जाएगा, जैसे एक्यूट एंगल आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे हम इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, आपको जरूर कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं क्वेश्चन का लेवल लेकर चलूँगा बढ़ा करके। जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगा उसके साथ भी एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन हैं मैं उसको भी डील करूँगा, क्योंकि आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में अगर आप बिहार बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए कहीं ना कहीं हम इस कड़ी में एक स्टार्ट करते हैं इस कड़ी को। जैसे मैं इसको इस ट्रायंगल को लेता हूँ, और क्योंकि अब मेरे को मैं जहाँ भी क्रिएट करूँगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही मैं बनाऊँगा। चलिए इसमें नाम ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री। अगर क्या मैं इसको अगर यू ऑल नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि सर एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए नहीं दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल सी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, एंगल ए जोड़ एंगल सी बराबर, ओ माय गॉड, ठीक है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको ये समझ आया कि सर ए प्लस सी एंगल को मैं जब ऐड करूँगा तो आना चाहिए 90 डिग्री। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैं ए को अगर 0 ले लूँगा तो सी का वैल्यू 90 हो जाएगा? इज़ इट पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, ए को मैं 90 ले लेता हूँ और सी को 0 लेता है। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ए को 0 ले लोगे तो ये तो चिपक जाएगा ना भाई साहब, पूरा चिपक जाएगा। अगर आप सी को 0 लोगे तो सी ऊपर से नहीं चिपक जाएगा, तो ये ट्रायंगल तो रहेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल तो रहेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये अब क्या करूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये दोनों पॉसिबल है नहीं, तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री तो नहीं, कम से कम 0.1, अरे कम से कम 1 डिग्री तो ले लेंगे। 1 डिग्री तो यहाँ 89 डिग्री लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 80 डिग्री तो यहाँ 10 डिग्री लेना पड़ेगा। यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमको इतना दूर से ये पता चला कि सर कहीं न कहीं ये तो एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। कहीं न कहीं सर सी भी एक्यूट है, फिर से ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये सारा एक्यूट एंगल है। तो जी हाँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे और कहते रहेंगे कि ए और जो सी है ये दोनों कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम किसी एक एंगल को मालिक बनाते हैं, मालिक, राजा, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है। आप किसको लेके चलोगे? आप किसको ये बोलोगे कि हम इसको आप एक्यूट एंगल में मेन राजा लेकर चलोगे या इसको मुखिया लेके चलोगे? किसको मुखिया लेके चलोगे? अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा कहानी, इसमें जो हमने परपेंडिकुलर बोला, बेस बोला और हाइपोटेनस बोला। जैसे हाइपोटेनस का हिंदी कर्ण होता है, परपेंडिकुलर का लंब होता है, बेस का आधार होता है। तो इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है कि कैसे लोगों ने इसको डिसाइड किया था कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। तो एक्चुअली ये जो साइड होता है 90 डिग्री के सामने वाला, वो सबसे बड़ा भुजा होता है। और एक्चुअली पुराने ज़माने में लोग बड़े भाई को कर्ण कहा जाता था, कर्ण बोलते थे, यही हमारे घर का कर्णधार है, यही सब कुछ संभालेगा। तो बड़े भाई को कर्ण कहा जाता था, बस कर्णधार इस टाइप से। तो बड़े भुजे को कर्ण के द्वारा इसको बोला कि कर्ण यही है। अब क्या हुआ कि अब कर्ण क्या होगा कि वो कहीं बैठेगा,
या सपोज़ कि कोई आदमी बैठेगा, तो जहाँ पे जो लोग बैठता है, तो घर में देखे होंगे कि जब अगर पंडित जी अगर पूजा करवाते हैं तो बोलते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए, आसन पर बैठ जाइए। तो आप लोग आसन ग्रहण उल्टा साइड से करते होंगे, उल्टा लटक के होते होंगे, बैठते होंगे? नहीं, आसन ग्रहण नीचे होता है, नीचे ज़मीन पे। तो आसन ये होगा, आसन जहाँ पे लोग बैठता है, तो इसको लोग आसन्न भुजा बोलने लगा, आसन्न भुजा बोलने लगा, आसन। और इसमें जो खड़ा था वो लंब हुआ। तो ये छोटा सा कहानी था। अब हम आते हैं जो मेन मुखिया के बारे में। अगर आप इसको मेन मुखिया ले लेते हो, इसको ले लेते हो अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा, लेमडा, बीटा, ये सब क्या है? ये है कि एंगल्स डिनोट करते हैं कि एक को कितना कितना एंगल होगा। अब अल्फ़ा, इसको आपने मेन मुखिया बना लिया। जब इसको आपने मेन मुखिया बना लिया, इसको अल्फ़ा को, तो इसमें बनाने के लिए आपको जो भी कार्यभार करने होंगे यहीं से करना होगा आपको काम, कार्यभार। तो इस एंगल को जोड़ दिए, तो इस एंगल, ये समझो राजा है, राजा कहाँ बैठा हुआ है? नीचे, यहाँ पे, इस पे। तो ये हुआ आसन, मतलब बेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। और राजा के सामने, सम्मुख, इसको ना हिंदी में ना लोग ऐसे ही बोलता था, इसको ऐसे बोलता था, ये जो है ना, इसको सम्मुख भुजा बोला करता था, इसको बोला जाता था आधार, आसन, आसन, इसको कर्ण बोला जाता था, कर्ण, कर्ण बोला जाता था। क्योंकि इस मुखिया जी के सामने, सम्मुख, सामने है, तो जो सामने होता है उसको सम्मुख भुजा बोला करते थे। और सम्मुख भुजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। मुखिया जी नीचे बैठे हुए हैं, जिस पे बैठेंगे उसको आसन बोलेंगे, आसन बैठेंगे उसको बेस बोला करते हैं, बेस। और जो बड़ा भाई होता है कर्ण, ये तो हमेशा रहेगा, कुछ उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, हो गया हाइपोटेनस। अब हम क्या करेंगे, इस मुखिया जी को अब करते हैं चेंज, ठीक है? यानी याद है, मुखिया जी के सामने परपेंडिकुलर, मुखिया जहाँ बैठेंगे वो बेस, हाइपोटेनस कुछ चेंज नहीं होगा। मुखिया जी के सामने परपेंडिकुलर, मुखिया जी जिस पे बैठेंगे वो बेस। अब इसमें मुखिया जी को करता हूँ चेंज। अब इसको मैं लेता हूँ यहाँ, इसको लेता हूँ, अब मैं मुखिया जी बना लेता हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल को डिनोट कर रहा है। अब इस मुखिया जी के सामने आ गया है ये ए बी, तो ये जो बेस था पहले, अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पे बैठे हैं मुखिया जी वो बन जाएगा बेस। मतलब अब ये सम्मुख सम्मुख ना रहा, सम्मुख ये बन गया, आधार ये बन गया। तो इसको आपका ध्यान देना, जिस एंगल को लेकर के, जिस एंगल को सपोज करके आप चलोगे, जिस एंगल को लेकर के, तो वो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ लेके चलते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और अगर यहाँ लेके चलते हो तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर खेल समझ में आया? ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, कॉपी कर लीजिए, ठीक, कर लीजिए कॉपी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम कि अब आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कनेक्शन है इसका ट्रिग्नोमेट्री से। मैं ले लेता हूँ एक, फिर से बनाऊंगा एक चित्र बहुत सुंदर से, शांति से, कोई मारपीट नहीं। 1 A B and C, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर क्यों? मुखिया मैंने इसको बनाया है। आप अल्फ़ा की जगह थीटा भी लिख सकते हो, अल्फ़ा की जगह आम, नीम, महुआ, बकरी, कुत्ता, बिलाई सब लिख सकते हो। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये हुआ बेस, क्योंकि यहाँ पे मुखिया जी बैठे हुए हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, अगर आप जानते होंगे तो, एक कुछ चीज़ साइन होता है, अच्छा कोसाइन होता है, ओ माय गॉड, फिर टेंजेंट होता है, ठीक है सर। यहाँ पे मैं और लिखूँ और लिखूँ और लिखूँ तो ये कोसेकेंट होता है, उसके बाद सेकेंट होता है, कोटेंजेंट होता है सर, ये सब होते हैं। बहुत भारी भरकम वर्ड था सर उस समय, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया से तो वह हिंदी में सब लिखे गए होंगे उस समय, क्योंकि ये हमारे वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे, तो उनको थोड़ा जानने का, हमारा हिस्ट्री जानने का ज़रूरत है। पहले मैं ये बता दूँ ये सब आया कहाँ से, क्यों आया, ये सब ही क्यों आया, यही क्यों मैंने लिखा। और इसका हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, इस टाइप का, तो वो कहाँ से आया। तो एक्चुअली लोगों ने ये बोला कि आज के बाद मैं क्या करूँगा
कि हाइपोटेनस का रिलेशन परपेंडिकुलर के साथ, परपेंडिकुलर का रिलेशन हाइपोटेनस के साथ, परपेंडिकुलर का रिलेशन बेस के साथ और बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर के साथ, बेस का रिलेशन हाइपोटेनस के साथ और हाइपोटेनस का रिलेशन बेस के साथ। तो ये सभी बन जाते हैं रेशियो। जैसे साइन का मैंने रेशियो लूँगा, जब अगर P और H का मैं रेशियो लेता हूँ तो वो कहेंगे उसको साइन। जैसे अगर आप शर्ट और पैंट पहन लोगे तो यू आर ए लड़का, एक दो एक्सेप्शन होते हैं लेकिन ये हो जाएगा लड़का। कोसाइन में बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। टेंजेंट में P और B ले लेंगे, तो ये रेशियो होते हैं, रेशियो P और B ले लेंगे। कॉसेकेंट में HP ले लेंगे उल्टा, HP सेकेंड में हो जाएगा HB, को टेंजेंट में हो जाएगा BP। अच्छा, लेकिन जब इसको हम लोग पीछे साइड में चलेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, तो पहले इसको ना लोग, ये जो साइन है वो ज्या से आया है, ज्या से, ज्या 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 से पहले ज्या था। ये ज्या जीवा जीवा जो ये होता है, ये जो लाइंस होते हैं कॉर्ड कहा जाता है, कॉर्ड से आया, भाई हिंदी में इसको जीवा कहते थे, तो वहीं जीवा से ज्या ज्या करके ज्या आया। तो जो साइन होता है उसका हिंदी होता है ज्या। अगर हम कोसाइन का बात करेंगे तो ये हो जाता है कोज्या। अच्छा, कोज्या इसका फुल फॉर्म, ये कोज्या नहीं है सर, कोज्या फुल फॉर्म नहीं है, कोज्या है कोटिज्या, इसका फुल फॉर्म है कोटिज्या। अगर टेंजेंट के बारे में बात करें तो ये है स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, ये हिंदी। अगर हम कोसेकेंट का बात करेंगे तो ये देखिए, एक्चुअली यहाँ P/H है, यहाँ H/P है। एक्चुअली ना साइन और कोसेकेंट एक दूसरे को अपोजिट होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि ये ज्या और हिंदी में बोलते हैं कोई उल्टा को व्युत्क्रम, तो ये हो गया व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम ज्या। सेकेंड है, सेकेंड इसका उल्टा होता है, कोज्या का उल्टा होता है, तो कोज्या का उल्टा हुआ, तो कोज्या के उल्टा में क्या बोलेंगे, उल्टा के लिए रेसिप्रोकल, दैट मीन्स व्युत्क्रम लगाएंगे, तो यहाँ हो गया व्यू मतलब व्युत्क्रम, और इसके लिए कोज्या मतलब व्युत्क्रम कोटिज्या, ये उसका पूरा नाम, हिंदी में पूरा नाम होगा। को टेंजेंट के बारे में स्पर्शज्या, तो स्पर्शज्या के जस्ट उल्टा, देखिए ना उल्टा तो है PB BP, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यह व्युत्क्रम कोटिज्या है तो इसका उल्टा है ना, तो इसका स्पर्शज्या का उल्टा, उल्टा के लिए व्युत्क्रम लिखते हैं, तो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम स्पर्शज्या, स्पर्श और यहाँ पे लगा देंगे ज्या। ये सब हिंदी था, लेकिन इतना बड़ा बड़ा हिंदी में पढ़े कौन, क्वेश्चन कौन सॉल्व करे, तो इसको शॉर्ट किया गया, शॉर्ट किया गया। तो बोले कि बोलो ना जो सर कोटिज्या तुम लिखते हो ना, कोटिज्या मतलब कोज्या लिखो, तो चलो कोज्या लिख दिए। स्पर्शज्या के, स्पर्शज्या को बहुत बड़ा नाम है तो इसको शॉर्ट में ना स्पर्शज्या, नहीं ये भी चलेगा, स्पर्शज्या का स्पर्शज्या। कोसेकेंड का व्युत्क्रम ज्या, बड़ा सा नाम। सेकेंड का व्युत्क्रम कोटिज्या, इतना बड़ा नाम। कोटेंजेंट का व्युत्क्रम स्पर्शज्या, इतना बड़ा नाम। तो इसको शॉर्ट किया गया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जो ज्या को साइन बोला गया, कोज्या को कोसाइन बोला गया, स्पर्शज्या को टेंजेंट बोला गया, व्युत्क्रम ज्या को कोसेकेंड बोला गया, व्युत्क्रम कोटिज्या को सेकेंड बोला गया, व्युत्क्रम स्पर्शज्या को कोटेंजेंट बोला गया। लेकिन फिर भी इसको लिखने में बहुत सारी कठिनाई, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो लोग बोला कि भाई साहब इतना बड़ा क्यों लिखना है, इतना बड़ा क्यों लिखना है, इसको और छोटा करो, और छोटा करो इसको, तो और छोटा करो, तो साइन को ई उड़ा के छोटा कर दिया, मूर्ख बना दिया थोड़ा सा। अब कोसाइन में क्या किया ना कि कॉस केवल रहने दिया, COSIN उड़ा दिया, ये शॉर्ट हो गया। अब उसके टेंजेंट के बारे में बात करना है, टेंजेंट में तो टेंजेंट में टेन लिया, बाकी उड़ा दिया, TAN टेन। कॉसेकेंट में कॉसेक लिया, कॉसेक। सेकेंड में सेक लिया और टेंजेंट में टेन लिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉट, यहाँ कॉट होगा, कॉट। अब ये सब में ये केवल ये अधूरा है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, ये अधूरा है। इसको पूरा कैसे करेंगे हम, इसको पूरा ऐसे करेंगे कि इसमें किसी एंगल को हमको बताना होगा कि एंगल कौन सा है। तो ये सब फंक्शंस डिनोट करते हैं, एंगल्स नहीं। तो एंगल में थीटा दे दीजिए, थीटा क्या होता है सर, एंगल को डिनोट करता है, एंगल डिनोट करता है, एंगल डिनोट करता है, एंगल डिनोट करता है। जैसे अगर हम मेरा बॉडी है, बॉडी में प्राण है, अंदर में बॉडी के अंदर में प्राण है, तो ये हमारा बॉडी हो गया, ये सब कॉट से कॉसेक ये सब, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्राण है वो हो गया थीटा। मतलब ये एक दूसरे के बिना पॉसिबल
नहीं है, ये एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता है पूरा पूरा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जनरल चीज़ें हैं बोलने के लिए। आप कभी ये मत समझना कि जो कॉस थीटा है वो कॉस इंटू थीटा से बना हुआ है, गलत बात, ये ऐसा नहीं है, ये साथ में ही होगा, अलग हो ही नहीं सकता है। ये कहानी पूरा हो गया कि साइन का रेशियो बोलेंगे p/h, कॉस को बोलेंगे b/h, टेन को बोलेंगे p/b, कॉसेक को बोलेंगे h/b, सेक को बोलेंगे h/b। ये सारा कहानी लिखा हुआ है। ये मैंने रेशियो आपको समझा दिया, ये सारा कहानी हो गया इसका। लेकिन एक तरीका मैं ट्रिक आपको बताता हूँ याद करने के लिए। जैसे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब इसमें मैं आपको कुछ एक थोड़ा सा, क्योंकि ये कभी कभी भूल भी सकते हैं, याद करने में कठिनाई होगी, तो आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको मैं याद कर रखूँगा। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऐसे ऊपर में लिख दो साइन, यहाँ लिख दो कॉस, यहाँ लिख दो टेन, साइन का उल्टा कॉस एक, साइन का उल्टा कॉस एक, साइन का उल्टा कॉस एक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। ऊपर से पढ़ेंगे p/h तो साइन का फॉर्मूला, ऊपर से पढ़ेंगे b/h तो कॉस का फॉर्मूला, ऊपर से पढ़ेंगे p/b तो टेन का फॉर्मूला। जस्ट अपोजिट उल्टा जाएंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक रट लेना है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा h/p, और सेक का हो जाएगा h/b, कॉट का हो जाएगा b/p। इसका हम लोग ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। p/b साइन का, सॉरी p/h साइन का, p/h साइन का, b/h कॉस का, b/h कॉस का, टेन का p/b, टेन का p/b। बस इसका ऑपोजिट कर देना, नीचे वाला सारा आ जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला। तो आज हम क्या क्या पढ़े, मैं आपको आज ये बता दे रहा हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, किसको बेस मानेंगे, कैसे हम बेस डिस्कस करेंगे, बेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। कौन कौन से, हाँ एक बात, ये जो जितने सारे मैंने लिखवाया साइन कॉस, ये दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म मैंने सारा डिस्कस किया, एक मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। और अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम ट्रिक के लिए ऐसा है, जैसे कर्ण को ना, हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है, और परपेंडिकुलर को लंब, और बेस को आधार बोला जाता है। एल फॉर लंब, ए से आधार, एल फॉर लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। सेम वही साइन उल्टा कॉस है, कॉस ऊपर से नीचे कॉस, नीचे से सेक, टेन ऊपर से नीचे टेन, नीचे से ऊपर कॉट। कैसे, एल ए एल, के लाल कक्का, लाल कक्का। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार। उल्टा जाएंगे, कॉसेक का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, और कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला हिंदी मीडियम के लिए। तो आप याद रख सकते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का लिख करके तकिया के नीचे ले करके सो जा। ये हम लोगों ने इतना सारा डिस्कस किया, ये सारा हमने आज डिस्कस कर लिया। ये हुआ पार्ट 1। जैसे आप लोग का डिमांड था, किसी एक स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया था, उसका डिमांड था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, मैंने आज उसको पढ़ाया। और जैसा भी होगा आप रिव्यू बताएंगे। ये पार्ट 1 रहा, और पार्ट 2 मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और समझते रहिए। और हाँ, जैसे आपने इसको रिस्पॉन्स दिया, हमारे वीडियोस का आप जैसा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसी टाइप से देते रहिए। और जो टॉपिक आपको समझना है, यहाँ से लेकर के 8 9 10 11 12 यहाँ तक कंपटीशन का जो भी टॉपिक आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे पर्सनल मैसेज भी कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारा कंप्लीट किया जाएगा। ये रहा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करते हैं, हम जल्द आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक बार आपको पता है क्या करना है। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।